हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो सेशन है ये 4 अक्टूबर सन 2020 जो आईएएस का पेपर हुआ है उससे संबंधित है। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम अपने पॉलिटिक्स सेगमेंट को कवर कर रहे थे तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं और जितना भी हमने पढ़ा है, कितना फंसा है क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, आज हम ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना लाग लपेट के देरी किए हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये जो सेट मेरे पास मिला हुआ है इसमें है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ऑप्शन पहला है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो सिंपल सी बात है, ये बात निरर्थक है, गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है सभी दलों का, सभी दल लगभग नहीं होते कि विपक्ष तो होता ही होता है। जैसे इस समय देख लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, वही भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण दल है, और भाजपा प्लस कुछ अन्य सहयोगी संगठन, कुछ अन्य सहयोगी दल वो सत्ता में है, सरकार में है। ठीक, जैसे आपका अकाली दल हो गया है ना, भाजपा इस समय हालांकि महत्वपूर्ण बहुमत में है, लेकिन कुछ अन्य दलों के साथ संगठन या जो गठबंधन है उसको बनाए हुए। तो सभी राजनीतिक दल सरकार में हों ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बल्कि होता भी नहीं। तो ये क्वेश्चन तो एक तरह से इस विकल्प को हम खारिज कर सकते हैं। ठीक, अब है जो विकल्प 2, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ये क्वेश्चन, ये जो विकल्प है हमें सही लग रहा है, यही इसको सही होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी क्या विशेषता है, पहले सबको पढ़ लो, उसमें से जो सबसे अच्छा विकल्प हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, उसको हम देना होता है। ठीक है, तो तीसरा भी देख लेते हैं, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है। ये तो सही है, लेकिन जो आगे वाला कथन है कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है, ये गलत है। क्योंकि सरकार चुनी तो लोगों के द्वारा जाती जरूर, लेकिन लोग उन्हें हटा नहीं सकते। सरकार को हटाने के लिए संसद, विशेषतः जो हमारी लोकसभा होती है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से चुनी हुई सरकार को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब देखते हैं आंसर डी को, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है, ये भी गलत है। आपको ध्यान होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब नहीं रहे हालांकि, तो उनकी सरकार एक बार 13 दिन के लिए बनी थी, एक बार 13 महीने के लिए बनी थी, एक बार फिर जो है उनकी सरकार पूर्ण काल के लिए बनी थी। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि सरकार बनने के बाद भी पूर्ण समयावधि जो हमारी 5 साल की होती है उसके पहले भी सरकार गिर सकती है, हटाई जा सकती है। सबसे अच्छा विकल्प क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो आपका ये विकल्प सही हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन जो आप सही करेंगे उसमें यूपीएससी आपको 2 नंबर देती है। आपके जो जीएस का पेपर 1 होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 में से प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। इस तरह से ये 200 नंबर का पेपर होता है और मेरिट इसी पेपर के आधार पर होती है। एक पेपर होता है प्रीलिम्स के लेवल पर सीसेट का, उसको मात्र क्वालिफाई करना होता है, उसकी मेरिट जो है नहीं जुड़ती है आपके सिलेक्शन में। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 82वां है इस सेट में, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के सेशन में हम मात्र 5 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, जितने हमारे 5 क्वेश्चन हैं, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा शार्ट रहे, आपको देखने में समझने में आसानी हो। फिर अगले 5 क्वेश्चन को, लगभग 15 से 17 क्वेश्चन आए हुए हैं जो डायरेक्ट पॉलिटी से हैं, उनको हम 5-5 करके 2 से 3 वीडियो में 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आप आसानी से कम समय में ज़्यादा समझ के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर इसको एनालिसिस कर सकें, जान सकें, पढ़ सकें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। ठीक है, तो देखते हैं कल्याणकारी राज्य का पहले जिक्र कहाँ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है पर इसको देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है, राज्य के नीति की निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका और 7वीं अनुसूची, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं
आप जब पढ़ेंगे, हालांकि अभी हमने क्लास कवर तो नहीं की है, लेकिन जब हम क्लास कवर करेंगे तो आपको जरूर ये इस अनुच्छेद का जिक्र आएगा। संविधान का भाग 1(4) है, उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक DPSP यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। इसमें एक अनुच्छेद आता है आपका 37, उसमें कहा गया है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, वेलफेयर स्टेट। भाई देखो, स्टेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलिस स्टेट, एक होता है आपका कल्याणकारी स्टेट। देख लीजिए स्टेट, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट। फर्स्ट इज पॉलिस स्टेट एंड सेकेंड इज वेलफेयर स्टेट, दैट इज लोक कल्याणकारी स्टेट, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य। बात कर रहा है इसकी, ये क्या होता है, इसका सीधा मतलब होता है कि सरकार कुछ खास मतलब नहीं रखेगी, लेकिन हाँ एक राज्य के रूप में सरकार शांति व्यवस्था स्थापना करने का प्रयास करेगी ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, समाज सुचारू रूप से चल सके बस। लेकिन जो कल्याणकारी राज्य होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो शांति व्यवस्था और सुरक्षा नागरिकों की सुनिश्चित तो करे ही, साथ में नागरिकों के जीवन का जो स्तर है, जीवन में जो सुविधाएं हैं उनको भी प्रदान करने का प्रयास करे। जो इस समय आप सुन रहे होंगे, ईज ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट है। ईज ऑफ लिविंग, मोदी जी हमेशा कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, जीवन को आसान बनाना है हमको। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को कम से कम मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत आय सुनिश्चित हो सके, ये भी प्रयास सरकार को करना चाहिए। इसलिए सरकार क्या करती है, अपने जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती है। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, सार्वभौमिक मूलभूत आय। इसके तहत सरकार प्रयास करेगी कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम, जो गरीब है, बेरोजगार है, उसको कम से कम उतनी आय, उतना फंड पैसा जरूर प्रतिमाह दिया जाए सरकार की तरफ से जितना एक जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट के तौर पर चल रहा है, लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया गया। तो ये क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की सोच है, ना कि पुलिस राज्य की। पुलिस मतलब ये कि बस हाँ सब लोग ठीक से रहें, बस हो गया, कोई एक दूसरे को मारे नहीं, काटे नहीं, हिंसा ना हो, ये सब देखता है पुलिस स्टेट। लेकिन कल्याणकारी राज्य क्या करता है, शांति व्यवस्था तो है ही है कि सब लोग एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में रहें, उसके साथ साथ लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन के साथ नई शिक्षा, नए तरीके से शिक्षा को प्रमोट करना तथा हर व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करना, ये सब क्या है, सरकार के कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य होते हैं। तो कल्याणकारी राज्य का जिक्र स्पष्ट तौर पर संविधान में कहाँ किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 37 में, कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा जो सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक, तो इसमें जो विकल्प है उसमें सबसे अच्छा विकल्प क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो प्रश्न क्या थे, दोबारा सुन लीजिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी शासन के आदर्श की घोषणा करता है? Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? Directive principles of state policy, fundamental rights यानी मूल अधिकार, प्रियम्बल यानी उद्देशिका यानी प्रस्तावना, एंड 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल देखिए, उसमें कोई मतलब नहीं। 7th शेड्यूल क्या है, 7th शेड्यूल में जो हमारी व्यवस्था है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सूचियाँ दी गई हैं कि केंद्र का क्या कर्तव्य, क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, राज्य के कहाँ क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, और समवर्ती सूची में जो राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं उनका जिक्र है ना, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र है। और आपका जो है और आपका जो प्रियम्बल है वो तो उद्देश्य का संविधान का मूलभूत दर्शन उसमें निहित है ही। ठीक है, आपका जो फंडामेंटल राइट है वो भाग 2 में है, भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक। लेकिन जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से जिक्र है लोक कल्याणकारी राज्य का। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों
आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए। एक बार क्वेश्चन हमने रिपीट कर ही दिया है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, जो इसमें 83वां क्वेश्चन है इस सेट में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं ऐसा करूँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दिया करूँगा, ताकि जो जिस लैंग्वेज को मैं कंफर्ट फील कर रहा है उसमें उसको समझ ले। ठीक है। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये पहला कथन दिया हुआ। दूसरा क्या है? भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। ठीक। अब देखिए, इस कथन में ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कराया हुआ है। आप जब मेरी वीडियो जाके देखेंगे तो मैं अभी आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने कहाँ कौन सी किस बात पर जिक्र किया हुआ है। सीधे मेरी क्लास में से क्वेश्चन है। अगर आप मेरी क्लास ध्यान से किए होंगे और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो यूपीएससी एग्जाम दिया होगा, उसने निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को गलत नहीं किया होगा। अभी देख समझते हैं। इसमें जिक्र है मूल ढांचे का। इसमें क्या जिक्र है? किसका जिक्र है? जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जिक्र है। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक। ये जो मूल ढांचा है ये क्या है? संविधान के वो आधारभूत उद्देश्य या तत्व जो संविधान को उसकी जो उद्देश्य है उसको उसकी जो प्रतिपूर्ति करने में सहायक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया था, हालांकि हमारे ये जो कोई कथन है ये गलत है। कह रहा भारतीय संविधान का मूल ढांचे को भारतीय संविधान का अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार, लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है भारत का संविधान। लेकिन भारत के संविधान में इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, ना भारत का संविधान ऐसा कुछ परिभाषित करता है। ये तो कॉन्सेप्ट है जो केशवानंद भारती के 1973 में 13 जजों की बेंच ने दिया था, है ना। तो सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान में इसका जिक्र ही नहीं है, तो ये कुछ ये कथन तो गलत चीज हो गया, है ना। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। मूल ढांचा 1973 केशवानंद भारती केस। ठीक है। 13 जजों की क्या थी? एक बेंच थी जिसने क्या कहा था कि संविधान का एक मूल ढांचा होगा, है ना, जिसमें आप लोकतंत्र तो है ही है, संप्रभुता तो है ही है, एकता, अखंडता, इस तरह से कुछ जो मूलभूत स्वरूप और उद्देश्य हैं उनको शामिल किया गया था। ठीक है। जैसे कि जो पंथ निरपेक्षता इसमें जिक्र है, पंथ निरपेक्षता, है ना, सेकुलरिज्म, इसका जो है SR मुंबई केस हुआ था एक 1994 में, उसमें उसको जो है शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं तो मूल ढांचा है ही हैं, प्लस सिर्फ इतना ही मूल ढांचा नहीं है, आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको संविधान का मूल ढांचा घोषित करना पड़े, तो वो भी आगे चल के मूल ढांचा हो सकती हैं। इसलिए ये मूल ढांचा का सिद्धांत है, इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल। ठीक है। एक प्रगतिशील सिद्धांत है, इसमें आगे और चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक। तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया। जैसे कि हमने बताया कि 1973 में जो है या ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की, तो संविधान में है ही नहीं इस बात का जिक्र, तो परिभाषित करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। दूसरा कथन क्या है? भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। जी हाँ, ये बात सही है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, ये आंशिक रूप से झलक इसकी मिलती है 13+2 में। ठीक है। और स्पष्ट रूप से कहें तो आर्टिकल 137 दैट इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। अब जब देखिए जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन,
न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये 13+2 में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। 13+2 कहता क्या है? संविधान पश्चात जो विधियां हैं, ऐसी भारत की संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती है जो भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को सीमित करती है। अगर ऐसे कोई विधि बना देती है तो वह उस मात्रा तक शून्य होती है जिस मात्रा तक वो हमारे मौलिक अधिकारों का का हनन करती है या फिर उनको निलंबित करती है, हमारे मौलिक अधिकारों को, ठीक है, सीमित करती है। और ऐसी यदि कोई विधि बनती है तो जो जुडिशियल रिव्यू, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि कोई भी कानून को इस आधार पर उसका रिव्यू कर सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक। एक तो डायरेक्टली 137 है, तो सिंपल सी बात है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमारा संविधान करता है, तो ऑब्वियसली ये सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 जो इस सेट में है। ये देखिए थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट से आ गया, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आपने ज़रा सा भी थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप क्वेश्चन इसको टैकल कर ले जाएंगे। तो गांधीवाद, क्वेश्चन क्या है पढ़ रहा हूँ। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यही स्थिति होगी। पहली आंसर, जो पहला विकल्प दिया हुआ है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की स्थापना करेंगे, ठीक। तो दूसरा विकल्प दिया हुआ है वर्ग संघर्ष। तीसरा विकल्प दिया हुआ है निजी संपत्ति की समाप्ति। चौथा विकल्प दिया हुआ है आर्थिक संहतिवाद। देखिए इसकी थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं इसका एप्रोप्रिएट आंसर। मैं अक्सर कहता हूँ भैया, रटने से काम नहीं होने वाला। यूपीएससी का पैटर्न बहुत अलग है। यूपीएससी आपका एसएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी नहीं, ठीक है। क्यों पूछ लेगा भैया कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द लिखा हुआ है ना। तो चीज़ ये सब लेवल छोटे मोटे एग्जामों का होता है। यूपीएससी पूछती है कॉन्सेप्ट बेस्ड, इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर लगा दिया था कि भैया जिनकी आदत रटने वाली है वो कृपया भूल जाएं और मेरे साथ आकर थोड़ा समझ और बेसिक लेवल से तैयारी करें, आपका यूपीएससी आराम से निकल जाएगा। तो आपने सुना होगा गांधी जी अराजकतावादी दार्शनिक थे। दरअसल अराजकता उस सेंस में नहीं कि भैया बहुत अराजक व्यक्ति है, वो अशांति और आतंकवाद किस्म का अराजकता की बात नहीं कर रहे हैं। अराजकता यहाँ पे जो है स्टेटलेस जो सिस्टम है उसकी बात हो रही है, राज्य विहीन तंत्र है उसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं, ये कौन थे? अराजकतावादी थे, अराजकतावादी। इसका मतलब होता है राज्य विहीन समाज, ठीक। अब मार्क्सवादी कहता है कि राज्य विहीन समाज। मार्क्सवाद कहता है कि सर्वाहार वर्ग की क्रांति होगी और कुछ समय तक जो समाजवाद है, साम्यवाद की स्थापना तक एक संक्रमण का दौर होगा, जिसमें एक स्टेट होगा उसकी एक संकल्पना होगी कुछ समय के लिए। जब स्टेट सब कुछ, जो राज्य होगा सब कुछ बराबर कर देगा, सब कुछ व्यवस्थित कर देगा, तब ऑटोमेटिक उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और समाज इतना सभ्य हो चुका होगा, इस स्तर पर आ चुका होगा मनोवैज्ञानिक स्तर पर, कि वह अपनी व्यवस्थाएं स्वयं मैनेज कर लेगा और किसी भी स्टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि उसका मानना है कि स्टेट एक शोषक संस्था है, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जो सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण करती है। तो मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों ही अराजकतावादी हैं। इसका तात्पर्य है कि राज्य विहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं, इसलिए यही विकल्प सही होगा। क्योंकि वर्ग संघर्ष, आप जानते हैं महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो वो संघर्ष तो शब्द से ही वो संघर्ष करते थे, संघर्ष शब्द को ही वो हटाना चाहते थे, वो अहिंसा के माध्यम से सब कुछ प्राप्त करना चाहते थे, तो संघर्ष से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर जो होती निजी संपत्ति की बात की गई इसमें, तो निजी संपत्ति तो अब पता है कि गांधी जी ट्रस्टीवादी थे, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने दिया था।
कि जो संपत्ति का होल्डर है ना, कैपिटल होल्डर है, वो एक ट्रस्टी की भांति संपत्ति का उपयोग करे और उसका ज़्यादातर उपयोग जनहित में करे, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो 85 क्वेश्चन है, 85वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हमारा होगा। और आज हम अपना जो डिस्कशन है केवल यहीं तक करेंगे। अगले जो 5 क्वेश्चन हैं उनको हम कल कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भारत के संदर्भ में नौकरशाही निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त चरित्र चित्रण नौकरशाही का करता है। यानी कि जो भारत की नौकरशाही है, कौन सी विशेषताएं निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त हैं। देखिए ए नंबर पर दिया हुआ है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। दूसरा दिया हुआ है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। तीसरा दिया हुआ है राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। चौथा दिया हुआ है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। सबसे अच्छा है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, क्योंकि नौकरशाही जो कि स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है, वो उसका काम है संसद या राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कानून या लोक नीतियों को फील्ड स्तर पर व्यवहारिक स्तर पर लागू करना होता है, जो कि इसका मुख्य चरित्र होता है। तो सबसे भी अच्छा विकल्प आपका है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल, इसको भी कर लेते थोड़ा सा बस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 6 क्वेश्चन हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है ना, 2-4 मिनट तो आप वैसे भी देख ही सकते हैं। तो इतना जल्दी बोर हो जाएंगे तो काम चलने वाला है नहीं। देखिए इसको हमने किया भी था, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। उस वीडियो की उस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम आई थिंक आपने समझ लिया होगा। उसको मैं रिमूव करके प्रस्तावना पर थोड़ा चर्चा करते हैं और आफ्टर दैट अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। प्रस्तावना मैं शॉर्ट लिखूंगा, संविधान का भाग है या नहीं। अब आपको याद होगा एक केस हुआ था, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। एक केस हुआ था 1960 में, न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़कर थे, बेरूबाड़ी केस। इसमें कहा था संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद, जो कि वर्तमान स्थिति भी मान्य है, वर्तमान स्थिति में क्या है, यही 1973 का केशवानंद भारती केस है। इसमें कहा गया था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था संविधान का भाग है किंतु क्या है, प्रवर्तनीय नहीं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के तहत अब पता होगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द, ठीक है। ठीक, तो भाग है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सर यहीं से जो है मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस से आ गया था, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जरूर हम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करा सकते इसको, यानी कि यदि इस प्रस्तावना के उद्देश्यों के साथ सरकार काम नहीं कर रही है तो हम इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते सरकार को, भैया सरकार हमारी प्रस्तावना में नहीं उद्देश्यों के साथ काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, ठीक। और जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अगर सरकार उल्लंघन करती है तो हम सीधे न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। संविधान का भाग है कि परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाग है, किंतु इसका प्रयोग जो है संविधान, जो सर्वोच्च न्यायालय है, अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए कर सकती है। यानी कि जो सबसे अच्छा विकल्प है, इसे देखिए दिया हुआ है, भारतीय संविधान के उद्देशिका नंबर 1 संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ये आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। देखते हैं भी अन्य विकल्प क्या आने वाले हैं। अगर अन्य विकल्प इससे खराब हुए तो यही सही मान लेंगे, ऐसा क्या है।
बी नंबर क्या, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। भाग है, अभी हमने बताया 1973 के केस आनंद भारती केस। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि अन्य, ये बिल्कुल गलत बात है। मौलिक अधिकार जैसा प्रभाव रखते हैं वैसा अधिकार आपका जो प्रियम्बल है वो थोड़ा रखती है। भाई मौलिक अधिकार के लिए हम जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा ना जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। चौथा भाग जो ऑप्शन डी है, संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये बात सबसे उत्तम है, सबसे सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा था, संविधान का भाग है किंतु अन्य भाग से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आज मित्रों यहीं अपना वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने अपनी तैयारी को जांच भी लिया होगा कि किस लेवल का जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराती है यूपीएससी, और आज के एग्ज़ाम का जो लेवल है किस तरह का है। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि आप रटिए नहीं, आप समझिए। रटना तो जो आप आवश्यक लगे बस बता भी देते हैं क्या चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रटना भी है तो स्मार्ट तरीके से, ऐसा नहीं कि कट्टू तो तोता हो जाना है, समझ के रटिए, है ना। लेकिन समझ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि समझ बेस पर ही हल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोग एंजॉय करिए और उम्मीद है आप लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू ऑफ योर रिजल्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। धन्यवाद।